जी साथियों, आज की क्लास में हम साइंस की क्लास लेकर आए हैं। उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन और बहुत सारी बातें आज करेंगे मिलकर। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। पहला है कि उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन किस टाइप से होता है, वो सारी बातें करेंगे। कहता है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्राय से संबंध प्रश्न बनते हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की नई पुरानी नियमित पुस्तकों में यह पाठ्य सामग्री समाहित है। कक्षा 10वीं से जैसे कि नई पुरानी हो, तो पुरानी में से विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, जो पुस्तक का नाम, अध्याय का नाम है परिवहन उत्सर्जन, ये दिया गया है। और 11वीं में नई जो पुस्तक है जीव विज्ञान, उसमें उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन ये दिया गया है। उत्सर्जी उत्पाद में बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र, मूत्र निर्माण, वृक्क नलिका के विभिन्न भाग, समीप समालित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ समालित नलिका, ये बहुत सारे टॉपिक रहेंगे। विक्रियाओं का नियमन, मूत्रण उत्सर्जन के अन्य अंगों की भूमिका, प्रासरण नियम, वृक्क निष्क्रियता, उत्तर जीविता हेतु तकनीक, वृक्क विकृतियां, अध्याय, समरणिका, वस्तुखंड, ये सारी चीजें आएंगी। उत्सर्जी उत्पाद के बारे में अगर जाने हम, तो प्राणी जो होता है वो उपापचयी अथवा अत्यधिक अंतर्ग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया, यूरिल अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल हैं। इनमें अमोनिया सर्वाधिक आविष यानी टॉक्सिक है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की भी आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल कम आविष है और जल की कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। अनेक अस्थिल मछली, यहाँ होगी उभयचर और जलीय कीट, ये अमोनिया उत्सर्जित प्रकृति के हैं। अमोनिया है वो सरलता से घुलनशील है, इसलिए आसानी से अमोनिया आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। इस उत्सर्जन में वृक्क यानी किडनी की कोई अहम भूमिका नहीं होती है और ऐसे प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी यानी अमोनोटोटैलिक कहते हैं। स्थलीय आवास में अनुकूलन हेतु जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम आविश नाइट्रोजनीय अपशिष्टों जैसे कि यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। स्तनधारी कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया उत्सर्जी यानी यूरियोटैलिक कहलाते हैं। इन प्राणियों में उपापचयी क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्यंदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। कुछ प्राणियों के वृक्कों की अदात्री यानी मैट्रिक्स में अपेक्षित प्रसरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन और जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं। प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश अकशेरुकियों में यह संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकियों में जटिल नलिकाकार अंग होते हैं जिन्हें वृक्क कहते हैं। इन संरचनाओं के मुख्य रूप से नीचे दिए गए हैं। आदि वृक्क या ज्वाला कोशिकाएं या प्लेटीहेल्मिन्थ, चपटे कृमि जैसे प्लेनेरिया, रोटिफर, कुछ एनेलिड,
सिफेलोकार्डेट आदि में उत्सर्जन संरचना के रूप में पाए जाते हैं। आदि वृक्क प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियतन जैसे प्रसारण नियमन से संबंधित हैं। केंचुए व अन्य एनालिडी में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृक्क पाए जाते हैं। तिलचट्टों सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मैलपीगी नलिकाएं पाई जाती हैं। मैलपीगी नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और प्रसरण नियमन में मदद करती हैं। झींगा जैसी क्रस्टेशियाई प्राणियों में श्रृंगिक ग्रंथियां या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र यानी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मनुष्यों में जो उत्सर्जनी तंत्र है वो एक जोड़ी वृक्क या एक जोड़ी मूत्र नलिका यानी यूरेटर्स, एक मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर एवं एक मूत्र मार्ग का बना होता है। 3 बातें बोली हैं इसने। मनुष्यों के उत्सर्जनी तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग का बना होता है। वृक्क है वो सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं तथा ये अंतिम वक्षीय और तीसरी कटी के सिरुकी के समीप उदर गुहा में आंतरिक पृष्ठ सतह पर स्थित होते हैं। वयस्क मनुष्य के प्रत्येक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर तथा भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। ये है चित्र मानव उत्सर्जन तंत्र का। ये आप चित्र देख रहे हो। कहाँ पे एक तो है इसमें देखो आदि वृक्क, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा कहाँ कहाँ पे है सारे दिखाए गए हैं। पेल्विस कहाँ है, मेडुला मध्यांश कहाँ है, वलकट मस्च महाशिरा कहाँ है, वृक्क वृष्ट महाधवनी कहाँ है, पृष्ठ मूत्रवाहिनी कहाँ है, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग कहाँ कहाँ से पास होकर ये चीजें पानी जो आता है और फिर मूत्र मार्ग से बाहर आ जाता है। बात करते हैं तो वृक्क के जो केंद्रीय भाग की जो भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। क्या कहता है ये? वृक्क के केंद्रीय भाग की भीतरी अवतल सतह के मध्य में एक खांच होती है जिसे हाइलम कहते हैं। इससे होकर मूत्र नलिका, रक्त वाहिनिकाएं और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी और कीप के आकार की रचना होती है जिसे वृक्कीय श्रेणी कहते हैं तथा इसे निकलने वाले प्रक्षेपों को चषक कहते हैं। वृक्क की बाहरी सतह पर दृढ़ संपुट होता है। वृक्क के 2 भाग होते हैं, बाहरी वलकुट और भीतरी मध्यांश यानी आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। ये हमारे शरीर का वृक्क का चित्र है। वृक्क के जितने भी भाग हैं वो दिए गए हैं जैसे मध्यांश पिरामिड, कैलिकस, वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, वृक्क पेल्विस मूत्रवाहिनी, उसके बाद आवरण, वृक्क वलकुट और वर्तिनी के स्तंभ। ये सारी चीजें ये हमारी वृक्क के ही भाग हैं। मध्यांश कुछ शंक्वाकार पिरामिड मध्यांश पिरामिड में बंटा होता है जो कि चषकों में फैले रहते हैं। वलकुट है, मध्यांश पिरामिड है, वो के बीच फैलकर वृक्क स्तंभ बनाते हैं। वलकुट क्या करते हैं? मध्यांश पिरामिड यानी पिंडों के बीच फैलकर एक वृक्क स्तंभ बनाते हैं जिन्हें वर्तिनी स्तंभ कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख जटिल नलिकाकार संरचना वृक्काणु पाई जाती हैं जो क्रियात्मक इकाई हैं। ये हमारे पास जो चित्र है ये वाला,
ये है रक्त वाहिनिकाएं, वाहिनियां तथा नलिकाएं प्रदर्शित करता हुआ एक नेफ्रॉन है। ये जो फिगर बनाया हुआ है इसमें आप सारे चीजें देख सकते हो। उसके बाद बात करें तो प्रत्येक जो वृक्काणु के दो भाग होते हैं जिन्हें गुच्छ और वृक्क नलिका कहते हैं। गुच्छा जो होता है वो वृक्कीय धमनी की शाखा अभिवाही धमनियों से बनी कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है। ग्लोमेरुलस से एक रक्त अपवाही धमनियां द्वारा ले जाता है। क्या कहता है? ग्लोमेरुलस से रक्त अपवाही धमनी का द्वारा ले जाता है। वृक्क नलिका दोहरी झिल्ली युक्त प्यालेनुमा बोमेन संपुट से प्रारंभ होती है जिसके भीतर गुच्छ होता है। गुच्छ और बोमेन संपुट मिलकर मेलपिगिकाए अथवा वृक्क कणिका बनाते हैं। बोमेन संपुट से एक अतिकुंडलित समीप समालित नलिका प्रारंभ होती है जिसको पीसीटी बोला जाता है, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसके बाद वृक्काणु में हेयर पिन के आकार का हेनले लूप पाया जाता है जिसमें अवरोही व आरोही भुजा होती है। आरोही भुजा से एक और अतिकुंडलित नलिका दूरस्थ समालित नलिका यानी डीसीटी प्रारंभ होती है। अनेक वृक्काणुओं की दूरस्थ समालित नलिकाएं एक सीधी संग्रहित नलिका में खुलती हैं। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर चस्कों के बीच स्थित मध्यांश पिरामिड से गुजरती हुई वृक्कीय श्रेणी में खुलती हैं। वृक्काणु की वृक्क कणिका, समीप समालित नलिका, दूरस्थ समालित नलिका आदि वृक्क के वलकुट भाग में, जबकि हेनले लूप मध्यांश में स्थित होते हैं। अधिकांश वृक्काणु के हेनले लूप बहुत छोटे होते हैं और मध्यांश में बहुत कम धंसे रहते हैं। ऐसे वृक्काणु को वलकुटिया वृक्क कहते हैं। कुछ वृक्काणुओं के हेनले लूप बहुत लंबे होते हैं तथा मध्यांश में काफी गहराई तक धंसे होते हैं। इन्हें सनिध मध्यांश वृक्काणु कहते हैं। ये है वोमन संपुट मेलपिगिकाए या वृक्क कार्पसल। ये इसका फिगर है जिसमें अविवाही धमनिका आप देख रहे हो, रेड कलर, ये पिंक रेड कलर की। फिर उसके बाद एक जो पिंक कलर की है अपवाही धमनिका है ये भी, और ये वोमेन संपुट है जो देख रहे हो ग्रे कलर का, और समीप स्वालत नलिका भी है नीचे। तो ये सारे पार्ट हैं इसके वोमेन संपुट के। गुच्छ से निकलने वाली अपवाही धमनिका वृक्कीय नलिका के चारों ओर सूक्ष्म कोशिकाओं का जाल बनाती हैं जिसे परिनालिका कोशिका जाल कहते हैं। इस जाल से निकलने वाली एक एक सूक्ष्म वाहिका हेनले लूप के समानांतर चलते हुए यू आकार की संरचना वासा रेक्टा बनाती हैं। वलकुटिया विक्राणु में वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित या अत्यधिक हासित होती है। मूत्र का निर्माण। मूत्र निर्माण में तीन मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं: गुच्छिया, निस्पंदन, पुनः अवशोषण तथा स्त्रावण, जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में कोशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्पंदन होता है जिसे गुच्छ या गुच्छिया निस्पंदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्पंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 105वें भाग के बराबर होता है। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्त दाब रुधिर का 3 परतों में से निस्पंदन करता है। ये 3 परतें गुच्छ की रक्त कोशिका की आंतरिक उपकला,
बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली आधार झिल्ली। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती हैं, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्यंदन जांच या खांच छिद्र यानी स्लिट पोरस कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह से छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसे प्रानिस्पंदन कहते हैं, यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निस्पंदित की गई मात्रा गुच्छिया निस्पंदित दर कहलाती है, यानी GFR कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिलीमीटर प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन है। गुच्छिया निस्पंदन दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रिया विधि अपनाई जाती है। गुच्छिया आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रिया विधि संपन्न की जाती है। यह एक विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही तथा अपवाही धमनियों के संपर्क स्थल पर दूरस्थ सम्मिलित नलिका की कोशिकाओं के रूपांतरण से ही बनता है। गुच्छिया निस्पंदन दर में गिरावट इन आसन गुच्छिया कोशिकाओं को रेनिन के स्रावण में सक्रिय करती हैं, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ाकर गुच्छिया निस्पंदन दर को पुनः सामान्य कर देती हैं। प्रतिदिन बनने वाले निस्पंदन के आयतन यानी 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र 1.5 लीटर की तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्पंदन को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रियाविधि द्वारा करती हैं। उदाहरणतः निस्पंदन पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, Na+ इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनर्अवशोषित कर दिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्अवशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्पंदन में H+, K+ और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं। नलिकाकार स्रावण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य और समीप संवालित नलिका, इनको भी कवर कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ द ट्यूबुलस और PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। यह नलिका सरल घनाकार ब्रश बॉर्डर उपकला से बनी होती है, जो पुनरावशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाती है। लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व 70 से 80% विद्युत अपघट्य और जल का पुनः अवशोषण इसी भाग द्वारा होता है। समीप संवालित नलिका शारीरिक तरलों के pH तथा आयनी संतुलन को इससे बनाए रखने के लिए H+ और अमोनिया आयनों का निस्पंदन में स्रावण और HCO3 का पुनरावशोषण करती है। हैंड लूप। आरोही भुजा में न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। यह भाग मध्यांश में उच्च उत्तराकांक्षी तरल की प्रासरणता के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, परंतु वैद्युत अपघट्य के लिए सक्रियता से यह धीरे धीरे पारगम्य होती है। यह नीचे की ओर जाते हुए निस्पंद को सांद्र कर देती है। आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य होती है, लेकिन वैद्युत अपघट्य या अवशोषण सक्रिय या निष्क्रिय रूप से करती है। जैसे जैसे सांद्र निस्पंदन ऊपर की ओर जाता है, वैसे वैसे वैद्युत अपघट्य के मध्यांश तरल में जाने से निस्पंदन तनु हो जाता है। दूरस्थ समालित नलिका। विशिष्ट परिस्थितियों में Na+ और जल का कुछ पुनर्अवशोषण इस भाग में हो जाता है। और दूरस्थ समालिका नलिका रक्त में सोडियम पोटेशियम का संतुलन तथा pH बनाए रखने के लिए बाइकार्बोनेट का पुनर्अवशोषण एवं H+, K+ और अमोनिया का चयनात्मक स्रावण करती है। संग्रह नलिका या वृक्कीय श्रेणी। यह लंबी नलिका वृक्क के वलकुट से मध्यांश के आंतरिक भाग तक फैली रहती है। मूत्र को आवश्यकता अनुसार सांद्र करने के लिए जल का बड़ा हिस्सा इस भाग में अवशोषित किया जाता है।
यह भाग मध्यांश अत्रकांक्षी की प्रासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया के कुछ भाग को वृक्क मध्यांश तक ले जाता है। यह पीएच के नियमन तथा H+ और K+ आयनों के चयनात्मक स्त्रावण द्वारा रक्त के आयनों का संतुलन बनाए रखने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्द। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद।